आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टीएस इलियट का एक वर्क द मेटाफिजिकल पोएट डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हो तो ये एक लैंडमार्क वर्क है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि टीएस इलियट का ये बहुत ही फेमस वर्क है और ये वर्क उन्होंने किस चीज को देखकर लिखा था ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। चलिए मैं मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों एक भाई साहब थे, सर हर्बर्ट जॉन क्लिफर्ड ग्रायरसन। अब बहुत लंबा नाम है, जेसी ग्रायरसन रखते हैं इनको। इन्होंने एक एंथोलॉजी लिखी। एंथोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसा वर्क लिखा जिसमें उन्होंने 17th सेंचुरी के मेटाफिजिकल पार्ट्स थे, हम सबको पता है, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, इन सब के वर्क्स की बात की। और जब ये वर्क हमारे टीएस इलियट ने पढ़ा तो ये सिर्फ एक एंथोलॉजी ना बनकर बहुत कुछ बन गया दोस्तों। ये वर्क इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक लैंडमार्क की तरह है। इन्होंने स्पेशल फोकस किया है जॉन डन पर इस वर्क के अंदर। आगे की कहानी मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप इस वर्क का नाम नोट कर लो, मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स ऑफ 17th सेंचुरी डन टू बटलर 1921। ये वो वर्क था। इसको लिखा जॉन डन और दूसरे मेटाफिजिकल पार्ट्स की वैल्यू को वापस जिंदा करने के लिए। लंबे टाइम तक जिन मेटाफिजिकल पार्ट्स को नेग्लेक्ट किया गया, हाँ जी नेग्लेक्ट किया गया, ये बोलकर कि ये लोग कुछ भी लिखते थे, कहीं का कंपैरिजन कहीं करते थे, लेकिन इस रिव्यू ने इनकी इज्जत को वापस से बढ़ा दिया जब हमारे टीएस इलियट के हाथ में ये वर्क लगा। तो टीएस इलियट ने सोचा ये तो भाई सही बोल रहा है। और दोस्तों जैसा कि मैंने सवाल पूछा था आप लोगों से, इसी वर्क के अंदर टीएस इलियट ने फर्स्ट टाइम यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात की। ये दोनों फ्रेजेस, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो आज वर्ल्ड फेमस है, ये इसी वर्क में शामिल है। चलो हम लोग शुरू करते हैं कि टीएस इलियट ने इस ऐसे की शुरुआत कैसे की है। तो भाई ग्रायरसन की तारीफ करते हुए कि क्या कमाल का वर्क लिखा है, उन्होंने इस ऐसे की शुरुआत की है क्योंकि आज से पहले मेटाफिजिकल टर्म का यूज जॉन डन और उनके साथी पोएट्स जो थे, ये इनका जो ग्रुप था मेटाफिजिकल्स का, इनका मजाक बनाने के लिए इस टर्म का यूज किया गया था। हाँ जी, आप देखना, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने, हम सब जानते हैं कि इस टर्म को कॉइन आउट किया था मेटाफिजिकल्स बोलकर, लेकिन ये टर्म उनको ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं बल्कि उनका मजाक बनाने के लिए यूज की गई थी। टीएस इलियट बोलते हैं कि असल में ये जो टर्म है मेटाफिजिकल, इसको डिफाइन करना किसी के बस की बात नहीं है। मतलब कि बहुत ही मुश्किल टास्क है इसको डिफाइन करना। दूसरा, ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है कि एक्चुअली ये मेटाफिजिकल टाइप की प्रैक्टिस उस टाइम पर 17th सेंचुरी में करता कौन था। क्योंकि आप कहोगे जॉन डर और उनके साथी पोएट्स ये मेटाफिजिकल एक्टिविटीज प्रैक्टिस वगैरह करते थे, लेकिन ये सब आपका सुना हुआ है। टीएस इलियट बोलते हैं कि उस टाइम पर 3 ग्रुप्स थे इस टाइप की पोएट्री लिखने वालों में। पहले ग्रुप में तो जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल और बिशप किंग आते थे। दूसरे ग्रुप में थे बैंक जॉनसन और उनके साथ में जो कोर्टली पोएट्स थे, सो कॉल्ड कैवेलियर्स, जिनकी पोएट्री को 100-200 सालों के बाद में पढ़ना ही बंद कर दिया गया, कोई पढ़ना ही पसंद नहीं करता था। और तीसरा ग्रुप था जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉन और रिचर्ड क्रैशो वाला। तो ये 3 ग्रुप थे। अब ये सारे थे तो एक ही टाइम के, एक दूसरे से एकदम अलग कैसे हो सकते हैं? कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज तो होगी ना इन सब में। तो आप इन सब में से कुछ लोगों को उठाकर उनको मेटाफिजिकल्स बोलकर, एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाकर उनको मेटाफिजिकल्स बोलकर उनका मजाक तो नहीं बना सकते ना सर। यहां पर टीएस इलियट डायरेक्टली सैमुअल जॉनसन से बात कर रहे हैं, समझ लो। वो कह रहे हैं कि आप कैसे कि कुछ पॉइंट्स को उठाकर, क्योंकि ये सारे थे तो एक ही टाइम के ना कुछ कंसीप्ट्स का यूज तो एक दूसरे में करते ही थे ना। कौन प्रैक्टिस करता था, आप कैसे तय करोगे कौन प्रैक्टिस करता था मेटाफिजिकल पोएट्री की? इलियट खुद बताते हैं कि एक मेटाफिजिकल पोएट्री लिखने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला तो जो पोएट मेटाफिजिकल पोएट्री लिख रहा है उसको बहुत ही अलग टाइप की सिमिली का यूज करना पड़ेगा, जैसे हम कंसीट बोलते हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप की सिमिली, दो एकदम ही अलग चीजों को कंपैरिजन, जैसा कि जॉन डन और अब्राहम काउली करते थे। आपको बताया था जॉन डन ने 2 लवर्स का कंपैरिजन कंपास के 2 पैरों के साथ में किया है। तो इस टाइप का कंपैरिजन जब कोई पोएट करता है तो इसे कहते हैं कंसीट का यूज करना। ये मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए बहुत जरूरी है। तो जॉन डन और अब्राहम काउली ये चीज करते थे, ठीक है। दूसरा क्या है कि अलग अलग पिक्चर्स को जो एक दूसरे से बिल्कुल ही सेपरेट हो, एक कर देना। तो जॉन डन ने जियोग्राफर ग्लोब, बेलवड के आंसू और ग्रेट फ्लड, तीनों की अलग अलग पिक्चर्स को एक कर दिया कि मेरी बेलवड के आंसू में इतनी ताकत है कि ग्रेट फ्लड जैसा कुछ आ जाए। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मेटाफिजिकल पोएट्री लिखने का। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है सडन कॉन्ट्रास्ट का यूज करना, जैसे जॉन डन ने बालों के बने ब्रेसलेट और बोन को एसोसिएट कर दिया। तो ये एसोसिएशन क्या दिखाता है
कि जॉन डन अपने से पहले के पोएट्स जैसे शेक्सपियर, वेबस्टर और मिडल्टन वाले स्कूल के, मतलब ओल्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के फॉलोअर थे, या फिर ओल्ड स्कूल ऑफ पोएट्री लिखना पसंद करते थे। एलिजाबेथन ट्रेडिशन को फॉलो करना पसंद करते थे, नए स्कूल की तरफ नहीं झुके हुए थे। तो टीएस एलियट बोलते हैं कि डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल के बड़े फॉल्ट्स गिनवाए, कुछ खूबियां गिनवा देते, कुछ खूबियां गिनवाने में यूज कर लेते अपने एक्सीलेंस का, तो कुछ नहीं जाता था। डॉक्टर जॉनसन ने अब्राहम काउली वाले चैप्टर में एक लाइन बोली थी, द मोस्ट हेट्रोजेनियस आइडियाज आर योक्ड वायलेंस टुगेदर। ये मेटाफिजिकल पार्ट्स के लिए बोली हुई लाइन है कि ये लोग बोलने पर ज़्यादा जोर देते थे बजाय के लिरिकल क्वालिटी पर ध्यान देने के। मतलब दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करने में ही इनका ध्यान रहता था, दूसरी चीज़ों पर नहीं रहता था। तो ये हेट्रोजेनियस आइडिया जो है, इसका मतलब सर्च करो, आपको समझ में आएगा। मतलब होता है डिसिमिलर आइडियाज़, उनको एक करने की कोशिश करते थे। तो टीएस एलियट बोलते हैं कि ये तो बहुत सारे पोएट्स करते हैं, आप भी तो करते थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। और अगर ऐसा है कि डिसिमिलर आइडियाज़ को एक कर देना मेटाफिजिकल पोएट्री कहलाता है, तो सारी ही पोएट्री इंग्लिश लिटरेचर में जितनी लिखी हुई है ना, सब मेटाफिजिकल पोएट्री है या फिर कोई भी नहीं। तो ये मेटाफिजिकल पोएट्री कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये पोएट्री बाकी पोएट्री की तरह ही होती है, क्योंकि सारे टाइप की पोएट्री में हेट्रोजेनियस आइडियाज़ को यूनिफाई करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे टीएस एलियट ऐसा बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर टीएस एलियट बोलते हैं कि ये मेटाफिजिकल टर्म को डिफाइन करना इतनी आसान बात नहीं है, इतना इजी नहीं है। जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जैसे इतने पढ़े लिखे स्कॉलर नहीं कर पाए, तो टीएस एलियट ने एक अलग सा पॉजिटिव अप्रोच अपनाने की कोशिश की है। वो बोलते हैं कि ये बात डॉक्टर जॉनसन ने सही कही थी कि ये पोएट एनालिटिक हैं, मतलब ये अपने इमोशनल सिचुएशन का बड़ा अच्छा यूज करते हैं किसी चीज को एनालाइज करने के लिए। लेकिन डॉक्टर जॉनसन को ये भी तो देखना चाहिए था कि कैसे ये दो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को कितना ब्यूटीफुली यूनाइट करते हैं। ये पोएट्स हेट्रोजेनियस मटेरियल को यूनिफाई करके क्या अलग सी चीज़ बनाते हैं। ये यहाँ पर टीएस एलियट ने यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रेजेस का यूज़ किया है। दोस्तों, मैं एक एक करके दोनों फ्रेजेस को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, ये टीएस एलियट बोलते हैं कि एलिजाबेथन्स और जेकोबियन पोएट्स जो थे ना, जैसे शेक्सपियर और ये उस टाइम के पोएट्स जो थे, उनकी पोएट्री में झलकती थी ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। टीएस एलियट के हिसाब से सेंसिबिलिटी का मतलब है अ टाइप ऑफ सिंथेटिक फैकल्टी जो थॉट्स और फीलिंग्स को एक कर दे, जो एलिजाबेथन्स में थी। ये सेंसिबिलिटी आपको एलिजाबेथन में देखने को मिलती है, जो थॉट्स और फीलिंग्स को एक कर दे। टीएस एलियट बोलते हैं कि जॉर्ज चैपमैन की पोएट्री में आपको वो यूनिफिकेशन ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, वो सब आपको देखने को मिलेगी, और वही चीज़ आपको जॉन डन में भी देखने को मिलेगी। लेकिन विक्टोरियन टेनिसन में आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन में, क्योंकि एलिजाबेथन और जेकोबियन पोएट्स के बाद में ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी खत्म हो गई। हम कह सकते हैं कि जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट के बाद में एक चेंज आया पोएट्री में, ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी खत्म हो गई और इसके बाद में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी शुरू हुई। यानी इसके बाद के पोएट्स अपनी थिंकिंग और फीलिंग्स को बांध कर नहीं रख पा रहे थे। मतलब ऐसा टाइम आ गया कि कुछ पोएट्स तो ऐसे थे इसके बाद के एज के जिनकी थिंकिंग बहुत मजबूत थी, और कुछ पोएट्स ऐसे थे जिनकी फीलिंग्स बहुत मजबूत थी। दोनों को बांध के रखना इनके बस की बात नहीं थी। जैसे 18th सेंचुरी के न्यू क्लासिकल पोएट्स थे, जो थे तो बहुत होशियार, उनकी थिंकिंग बहुत मजबूत थी, लेकिन फीलिंग्स नहीं थी उनके अंदर। जबकि रोमांटिक्स 19th सेंचुरी के, वो फील तो बहुत करते थे, लेकिन थिंकिंग का तो कोई काम ही नहीं था उनकी पोएट्री के अंदर। जबकि विक्टोरियन टेनिसन और ब्राउनिंग, विक्टोरियन एज में टेनिसन और ब्राउनिंग, इनके बारे में तो क्या ही कहूँ, इनका सोचना तो बहुत गहरा था। मतलब ये सोचते तो बहुत डीप थे, लेकिन एक्सप्रेस करने का तरीका इनको नहीं आता था। लिखने में दोनों ही बहुत वीक थे, टीएस एलियट बोलते हैं। मतलब सिर्फ सोचने से काम थोड़ी चलता है, ऑर्डर में भी तो जमाना पड़ता है आपकी थॉट्स और फीलिंग्स को। वो चीज़ इन दोनों को नहीं आती थी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जॉन डन का एक्सपीरियंस बोलता था, जॉन डन के दिमाग में पोएट्री जैसे चलती थी वैसे ही उनको उतारना आता था। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एक एक्सेलेंस पर सवाल उठाना हो गया। यहाँ पर टीएस एलियट बोलते हैं कि ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहाँ से शुरू हुई आपको पता है? इसमें कहीं ना कहीं रोल जॉन मिल्टन और ड्राइडन का भी है। दो ग्रेट पोएट थे उस टाइम के ये,
ये बोलते हैं कि मैं इनकी ग्रेटनेस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, इनके टाइम पर इंग्लिश लैंग्वेज जितनी प्योरीफाई और रिफाइंड हुई थी ना, उतना शायद किसी टाइम पर भी नहीं हुई थी। लेकिन एट द सेम टाइम इन लोगों ने फीलिंग्स को बड़ा क्रूड कर दिया था। जैसे एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड आप पढ़ो, उस पोएट्री में थॉमस ग्रे की फीलिंग आपको थोड़ी सी क्रूडर, अनसेटिस्फाइंग सी लगेगी, जितनी आपको एंड्रयू मार्वेल की पोएट्री है जो क्वाय मिस्ट्रेस, उसके अंदर सेटिस्फाइंग लगती है उनकी फीलिंग्स उनकी पोएट्री में। तो मेटाफिजिकल्स बहुत ही मैच्योर और बहुत ही बेटर थे बाद के पोएट्स से, जो बाद में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हुआ था उस टाइम के पोएट्स से बहुत ही बेटर थे। और तब की बिगड़ी हुई चीज़, यहाँ देखो, अपनी तारीफ करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। टी.एस. एलियट बोलते हैं कि हमारी एज में जाकर ठीक हुई है, मॉडर्न एज में फिक्स हुई है, तब की बिगड़ी हुई चीज़। आज मॉडर्न एज एकदम जॉन डन की एज की तरह है, वो भी डिफ़िकल्ट थे पढ़ने में, हम भी डिफ़िकल्ट हैं, और वो जो करंट था डायरेक्ट हमारे अंदर फ्लो हुआ है, इसलिए मॉडर्न पोएट मेटाफिजिकल्स की तरह मैच्योर है। ऐसा बोलकर वो अपने ऐसे को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस ऐसे में आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। यहाँ पर मेटाफिजिकल्स की फेम को बढ़ाने की कोशिश की है टी.एस. एलियट ने, और किसका वर्क लिया था दोस्तों? सर हर्बर्ट जॉन क्लिफर्ड ग्रायरसन। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, टी.एस. एलियट ने इस वीडियो में क्या बात की है ये भी समझ में आया होगा। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।